गुड इवनिंग बच्चों, मैं विनोद पांडे। आज मैंने टॉपिक उठाया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एक है इवेंट्स आफ्टर 1960। ये कई बोर्ड्स में टॉपिक है, हिस्ट्री में एक चैप्टर है। वैसे भी कॉम्पिटिशन्स में जरूरत पड़ती है, उस समय देखना बच्चों को एग्जाम के टाइम में रिकैपिचुलेट करने में भी सुविधा होगी। इससे मैं स्टोरी की तरह बोल रहा हूँ और कुछ घटनाएं हैं जिस पर कुछ कमेंट भी करता जाऊंगा और सीरियली मैं डिकेड वाइज लूंगा। 60 से शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो 1960 में क्या हुआ था कि हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो 13 साल का हो चुका था। हाँ, 47 में हम आज़ाद हुए थे और 1960 में 13 साल इंडिपेंडेंस के बाद 13वां साल जो है 13, यहाँ से टीन शुरू होता है, तो उसके कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं। तो वो क्रोनोलॉजिकली आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो 60 से 70 का डिकेड लेते हैं। तो 61 में क्या हुआ कि गोवा जो है ना, जैसे पोर्तुगीज लोग आए थे जब, तो गोवा पर उनका ये था, उन्होंने गोवा पर अपना डेरा जमाया था। और वो शिप बिल्डिंग में बहुत अच्छे थे। यूरोपियंस क्या करते थे, उनके वहाँ तो कुछ होता नहीं था, तो शिप बिल्डिंग करके वो एक्सप्लोरेशन में ही निकलते थे। वास्को ड गामा निकले, फिर कोलंबस निकले, अलग अलग जगह गए। वो अमेरिका गए कोलंबस, वास्को ड गामा इंडिया में आए, चाहे उधर से होते हुए। तो जगह जगह ये गए, वहाँ उन्होंने कॉलोनीज बसाई, यानी वहाँ जाके जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो मिला उनको, उसको ले आए अपने यहाँ, या व्यापार किया, व्यापार के माध्यम से। तो इस तरह उन्होंने कॉलोनीज बसाई। तो पुर्तगीज जो थे गोवा में बस गए थे, जो बिजनेसमैन आए थे वहीं से शुरू हुआ था और ये 1961 तक चला था, आज़ादी के बाद भी। तो 61 में हमने उसको, इंडिया ने उसको अपने ये में मिला लिया, गोवा दमन दीव को। तो ये हो गया 61 की घटना। फिर 62 में क्या हुआ, अब होता है ना, जैसे कोई डेवलपमेंट करता है, कोई बच्चा पढ़ता लिखता है, तो एक आध पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी हो या कॉम्पिटिटर्स हो, उनको नहीं अच्छा लगता, उनको इरिटेशन होता रहता है। तो चाइना को थोड़ा इरिटेशन हुआ, तो 62 में उसने बॉर्डर का एरिया लेके, वो नॉर्थ ईस्ट में जो मैकमोहन लाइन है उसके इर्द गिर्द, वो ये मेरा है, मैं इसको लूंगा, इस तरह का झगड़ा लगा दिया। तो हम अभी संभल रहे थे, ब्रिटिश ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया था। इंडिपेंडेंस के पहले हमारे तीनों सेक्टर्स जो थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों में उन्होंने चौपटी कर दिया था। एग्रीकल्चर का सारा सामान, मतलब एग्रीकल्चर की सारी व्यवस्था उन्होंने नष्ट कर दी थी। कॉर्टेज इंडस्ट्री को उन्होंने बर्बाद कर दिया था उन्होंने, और सर्विस सेक्टर में तो कुछ था ही नहीं खास। तो जब 62 में चाइना ने बॉर्डर पर झंझट कर दिया, तो उसमें हमको इंगेज होना पड़ा। तब तक हम डिफेंस को उतना महत्व नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम अभी सेकंड प्लान से उभर रहे थे। 51 में हमने पहला प्लान किया, 5 ईयर प्लान 1951 to 56, फिर 56 to 61 सेकंड प्लान किया। अब हम थर्ड प्लान में थे, तो हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अभी रास्ते, मतलब ठीक लाइन पे आ ही रहा था कि इस बीच चाइना ने बॉर्डर पर वो झंझट झमेला शुरू किया, तो हमें उसमें ध्यान देना पड़ा। तो जिसकी वजह से हमारा भी नुकसान हुआ, उनका भी हुआ होगा, लेकिन उनके भी, मतलब ऐसा नहीं, जो लड़ता है उसका नुकसान नहीं होता, जो लड़ाई छेड़ता है उसका भी नुकसान होता है, उसके भी मेन मटेरियल जाते हैं। हमारे भी गए, कुछ बॉर्डर का कुछ डिस्प्यूटेड ये उन्होंने कब्जे में ले लिया, जो आज तक डिस्प्यूटेड है। हमने अपना क्लेम रखा है, लेकिन डिस्प्यूटेड है वो। इसके बाद हम लोग 63 बीता, 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया, जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे। 47 से लेकर 64 तक जिन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप, एक लीडरशिप इंडिया को दी, एक इंडिया को एक नॉन अलाइंड वर्ल्ड का, नॉन अलाइंड हम लोग देखेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा या टॉपिक आएगा, इंडिया को एक पोजीशन उन्होंने दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनका डेथ हो गया। फिर उनके डेथ के बाद 64 में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर। और फिर क्या हुआ, 65 में पाकिस्तान को लगा कि अब तो थोड़ा उसे भी कुछ करना चाहिए। वो कश्मीर पे दावा ठोक रहा था पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही। तो वो 65 में उसने झड़प शुरू की। तो सेकंड इंडिया पाकिस्तान वार हुआ 65 में। और इसमें क्या हुआ कि रसिया ने मीडिएट किया। फिर हमारे प्रधानमंत्री साहब लाल बहादुर शास्त्री साहब और उधर अयूब खान थे, इनके बीच एक ताशकंद समझौता हुआ, जिसको रशिया ने मीडिएट किया था। फिर 65 के वार के बाद हुआ था, 66 में ताशकंद ये के बाद ही, मतलब
उस ट्रीटी के दरमियान ही लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई वहाँ। वो भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है, अब हिस्टोरिकल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अलग सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, 66 में ही इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में 2-3 साल ही बीते थे कि उनको कुछ इंटरनल पार्टी में चैलेंजेस आने लगे थे, तो लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने 1969 में 14 बैंकों को, मेजर बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने से एक सोशलिस्टिक मॉडल में क्या होता है, जब कुछ भी नेशनलाइज होता है ना, तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। प्राइवेटाइजेशन एक खराब चीज़ मानी जाती है, मतलब एक प्रॉफिट सीकिंग टाइप की कैपिटलिस्टिक चीज़ मानी जाती है। तो उसमें अगर कोई, खास करके उस समय जब नेशनलाइजेशन की बात होती थी, तो लोगों को लगता था कि चलो ठीक है, अब ये देश का ये एसेट हो गया। तो नेशनलाइजेशन उन्होंने 24 बैंकों की और एक और काम हुआ जो था इसरो का, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक फाउंडेशन लेट डाउन हुआ। यानी कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी, साइंस और तकनीकी में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमने अपना अराइवल डिक्लेयर किया। इसरो की स्थापना हुई 1969 में। फिर ऐसा चला, फिर ऐसे करके 60s का डिकेड बीता। 71 में क्या हुआ कि पाकिस्तान क्या था, 47 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो पाकिस्तान के 2 हाथ मिले थे। 2 हाथ इस तरह की, एक उधर वेस्ट में और एक ईस्ट में, उसका एक विंग, एक हाथ उधर एक हाथ उधर। तो ऐसे कोई कंट्री चलाना कठिन ही होता है, और खास करके वहाँ जहाँ भाषा का प्रॉब्लम था। ईस्ट पाकिस्तान जो था, वहाँ बांग्ला मेन भाषा थी। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू, पंजाबी, ये सब भाषाएं थी। तो और फ्यूडल सोसाइटी थी। वेस्ट पाकिस्तान जो थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, वहाँ उनको रूल करने की आदत थी। और इधर थोड़ा एग्रीकल्चरल मामला था, ईस्ट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर वगैरह ये सब ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो उनमें एक टसल होता रहता था भाषा को लेके, और भी धर्म तो एक ही था, धर्म के आधार पर ही देश बटा था। मतलब इंडिया पार्टीशन जो हुआ था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान रिलीजन एक ही था, इन भाषाएं अलग थी, कल्चर्स अलग थे, बोलचाल सब चीज़ में फ़र्क था, एटीट्यूड में फ़र्क था। तो उन लोगों में जो टसल हुआ, तो 1971 में बहुत सारे वो रिफ्यूजीज़ आ गए ईस्ट पाकिस्तान से, इंडिया में आने लगे। तो इंडिया, अब रिफ्यूजीज़ आएंगे तो उनको खिलाना पिलाना, यूएनओ के कन्वेंशन के अंदर आप भगा भी नहीं सकते। मतलब आज हर देश अलग अलग पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन यूएनओ का कन्वेंशन ये है कि भाई रिफ्यूजीज़ हैं तो आप उनको भगाएंगे नहीं, आप उनको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, यूएनओ देखेगा, फिर वो अपना मेजर लेगा। तो यूएनओ भी खास उस समय कुछ कर नहीं पाया, तो प्रेशर हम पे बढ़ता चला गया, क्योंकि रिफ्यूजीज तो इक्का दुक्का नहीं आ रहे, तो बहुत सारे आ रहे थे, लाखों में आ रहे थे। तो फिर वो, और पाकिस्तान छुटपुट झंझट कर रहा था, तो 71 का वार हो गया। वार में पाकिस्तान हार गया। कुछ दिन, 15 दिन से कम का ही वार था, उसमें पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, और एक दिन नए देश ने जन्म लिया जो इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। तो ये हुआ 1971 में, और 71 में ही हमारी एक सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी भी हुई, क्योंकि सोवियत यूनियन ने हमेशा हमको, उस समय सोवियत यूनियन था, उसने हमेशा हमारी मदद की थी। उस समय अमेरिका हमारे फेवर में नहीं था, उसने हमें डराने की भी कोशिश की थी 71 में, जो भी हो। तो रशिया से हमारी ट्रीटी हुई 71 में, वार भी हुआ पाकिस्तान से, और रशिया से, मतलब उस समय के सोवियत यूनियन से हमारी ट्रीटी हुई दोस्ती की। उसके बाद आता है 71 के बाद एक मेन घटना घटी 74 में। 1974 में क्या हुआ कि हमने फर्स्ट अपना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया कि हम एटॉमिक पावर में भी कम नहीं है। तो हमने एक टेस्ट किया 74 में, उसका नाम हमने दिया स्माइलिंग बुद्धा, पोखरन में हुआ था, ठीक है। फिर 75 में क्या हुआ कि सिक्किम एक छोटा सा देश था अलग, 75 में उसने इंडिया में आने का फैसला किया, वो हमारा एक नया स्टेट बन गया 75 में। और 75 में ही उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी क्या है शॉर्ट में, इमरजेंसी वो व्यवस्था है जिसमें फंडामेंटल राइट्स लोगों के सस्पेंड कर दिए जाते हैं जब तक इमरजेंसी रहती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इसको तभी करना चाहिए जब देश पर कुछ खतरा वगैरह हो, इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा हो कि कुछ पावर्स का अधिकार देने से क्या होता है कि थोड़ी मनमानी होने का डर रहता है। तो वैसी व्यवस्था की गई कि ऐसे में जब डाउट हो कि देश पे खतरा है या देश को
थोड़े कड़े हाथों की जरूरत है तो इमरजेंसी लगाई जाती है। अब ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। 1975 में उन्होंने, जो भी हो, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया 75 में। और उसके बाद क्या हुआ कि ये चला लगभग 2 साल, और 77 में उन्होंने इमरजेंसी हटाई। 1977 में इलेक्शंस हुए, और इस बीच क्या हुआ था, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थी अलग अलग सब थी, सब एक हो गए थे जनता पार्टी के नाम से। जयप्रकाश नारायण उस समय उन लोगों के लीडर बने, हालांकि प्राइम मिनिस्टर दूसरा कोई बना। जब पार्टी पावर में आ गई, इंदिरा गांधी हार गई, तो जो मोरारजी देसाई जनता पार्टी के से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुने गए। अब क्या हुआ कि अब कई फैक्शंस मिलके तो जनता पार्टी बनी थी, तो नेचुरली जब फैक्शंस मिल जाते हैं, जब लड़ते हैं तो एक जगह रहते हैं, ये तो होता ही है। और फिर जब लड़के जब पावर में आते हैं तो फिर उस जिसको बोलते हैं स्पॉइल्स ऑफ ऑफिस, हाँ, लोव्स एंड फीसेस ऑफ ऑफिस जिसको बोलते हैं, यानी पावर में आने के बाद फिर ये क्या मैं लूंगा क्या तू लेगा, मुझे कौन मंत्रालय चाहिए, तुझे कौन मंत्रालय चाहिए, ये लेके झंझट होता है, झमेला होता है। पॉलिसीज भी होती है, पॉलिसीज को लेके भी होता ही है, फ्रिक्शन होता है, फिर फ्रिक्शन ओपन में आ जाता है। तो जनता पार्टी 3 साल में टूट गई। इंदिरा गांधी फिर अगले 1980 के जो इलेक्शन था उसमें जीत के पावर में आ गई। तो ये गया 70 to 80 का दशक। अब नेक्स्ट शुरू होता है 80 के बाद से 90 तक का। तो 83 में एक घटना घटी, इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट, उस समय प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप कहा जाता था, इंडिया जीता। मुझे याद है उस समय मैं हाँ यही कुछ जॉब वगैरह का प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, 83 की बात है। तो हम लोग रात को बैठे थे, वहाँ इंग्लैंड में जो मैच होता है उसका टेलीकास्ट होता था, तो हम लोग यहाँ 3-4 बजे से देखना शुरू करते थे लगभग। तो रात के 11-12 बज रहे थे, और उस समय रेडियो में कमेंट्री आती थी। और जब इंडिया जीता ना, तो हम लोग इतने खुश हुए कि रात भर टहलते रहे। और वो एक ऐसा पॉइंट था जिसने उस जनरेशन को ये विश्वास दिलाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी वर्ल्ड बीटर्स हो सकते हैं। 1983 जिसने लाइव देखा है ना, उसके दिमाग में ये चेंज आया ही है कि हम वर्ल्ड बीटर्स हो सकते हैं। और उस एक कलेक्टिव एनर्जी होती है, जब कुछ बड़ा होता है ना तो कलेक्टिव एनर्जी आ जाती है, सभी मिलके अपना अपना काम अच्छा करने लगते हैं। 83 का वर्ल्ड कप अच्छा हुआ, तो अगले दिन जो मान लो ऑफिस जा रहा है वो समय से जा गया होगा, बैंक में वो बहुत ही जो बैंक का कर्मचारी ऑफिसर जो भी है वो सिंसियर हो गया होगा, मतलब कलेक्टिव एनर्जी टाइप की। तो पूरे देश की एनर्जी मिलकर ना बहुत कुछ कर जाती है। तो अगले 4 सालों तक मुझे याद है कि हम लोग लगभग हर टूर्नामेंट ही जीतते गए, और हमें तब से एक विश्वास हो गया, जब भी हमारे क्रिकेट में चैलेंज आता है ना, हमको 1983 याद आता है। हाँ, या किसी चीज में चैलेंज होता है तो हमको 1983 याद आता है कि अगर हम मिल के ये करें, मतलब लड़ें, तो हम कर सकते हैं। तो 1983 बहुत बड़ा मोड़ था। फिर और इसके पहले क्या होता है, 80s वगैरह से वो शुरू हो गया था। पंजाब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो थे वो एक अलग खालिस्तान की मांग करना शुरू कर दिए थे। उसको लेके उस समय की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, उसके साथ टसल चलते रहते थे। इक्का दो टेररिस्ट लोगों का जो काम है, उल्टा पलटा कहीं भी गोली वगैरह चला रहे थे लोग। इससे देश में भी थोड़ा डिस्कंटेंट भी था कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो 84 में क्या हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो लोग गोल्डन टेम्पल में छिप जाते थे, तो फिर उनको वहाँ से निकाला गया। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से इसको जाना जाता है हिस्ट्री में, जिसकी वजह से मतलब इंदिरा गांधी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसी साल 84 में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उन्होंने उनको गोली मार दी और असैसिनेशन हो गया मैडम गांधी का 1984 में। ये एक मतलब बहुत ही खराब घटना थी इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में। फिर 84 में क्या हुआ, फिर राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव गांधी जब 84 में आए तो राजीव गांधी मॉडर्न आउटलुक के थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की उन्होंने, और कुछ अकॉर्ड्स उन्होंने किए। मुझे याद है कोई आसाम में एक स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ था, उसको उनसे अकॉर्ड किया, मेघालय में किया। फिर उधर श्रीलंका में वो तमिल्स और जो सिन्हलीज हैं उनके बीच जो टसल था उसको लेके उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए। और ये घटना कब की, ये है 87 की। पीस कीपिंग फोर्स उन्होंने श्रीलंका में भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ गई और
ये श्रीलंका का अकॉर्ड हुआ, माने समझौता हुआ कि तमिल्स भी एग्जिस्ट करेंगे वहाँ के श्रीलंका सिन्हलीज के साथ। 89 में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी कुछ करप्शंस वगैरह के एलिगेशंस लगे, कुछ मतलब प्रूव होने में कोर्ट्स में तो बहुत टाइम लगते हैं, तो एलिगेशंस लगे, तो इससे क्या हुआ कि 1989 के इलेक्शन कांग्रेस हार गई। और 1989 में क्या हुआ कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई, जिसके प्रधानमंत्री चुने गए वीपी सिंह। ये वीपी सिंह जी ये में राजीव गांधी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। अब 89 में ये नेशनल फ्रंट को लीड करते हुए उसके प्राइम मिनिस्टर, मतलब गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने, देश के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 91 में क्या हुआ कि ये जो राजीव गांधी कैंपेनिंग का, मुझे याद है मैं उस समय जॉब में था, अचानक खबर आई कि उनका असैसिनेशन हो गया है 91 में। इसमें वो जो क्या बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स थे, वो नाराज थे किसी बात को लेके, तो वो आके ऐसे किसी इलेक्शन रैली में उन्होंने वो बम वगैरह पहन के सुसाइड स्क्वाड उनका जो था, वो लोग आके उन्होंने असैसिनेशन किया। ये भी एक खराब घटना थी। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 91 में क्या हुआ कि हमारी हालत थोड़ी सी खस्ती थी इकोनॉमिकली। मुझे याद है उस समय मैं जॉब में था तो बस से जाता था, तो याद है मुझे कि बस जब पेट्रोल पंप में लाइन में खड़ी होती थी तो उसके आगे 10-15 बसेस लगी रहती थी, क्योंकि उस समय जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना कम हो चुका था, डॉलर इतना कम था हमारे रिजर्व में कि हम ज़्यादा दिन का इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो और भी इकोनॉमिक जो मतलब जो कंडीशन था, जितने मैट्रिक्स होते हैं हमारा, कुछ हम चैलेंजेस में थे। तो नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन का कदम उठाया, लिबरलाइज किया। लिबरलाइज करना माने क्या, इकोनॉमिक्स को, ये मतलब इकोनॉमी को थोड़ा फ्री करना, जिससे प्राइवेट इंटरप्राइज आके उसको कर सके। हर चीज़ में गवर्नमेंट हर जगह रहेगी ना, तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको मानने में, फीडबैक लेने में रेड टेप भी आ जाता है। रेड टेप मतलब डिसीजन लेने में भी जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, उतना स्मूथली डिसीजन नहीं होता है ना जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो ये लिबरलाइजेशन है, यानी हर सेक्टर में लाइसेंस राज था। एक हर चीज़ के लिए लाइसेंस लो, तो लाइसेंस लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाओ, दुनिया भर का फॉर्म भरो, ये सब था। इसको ठीक किया गया है, और ये IMF के कहने पे करना पड़ा, क्योंकि IMF उसी कंडीशन पे उसने हमें लोन दिया था। ये हो गई 91 की घटना। करते करते हम आए 92 में वो बाबरी मस्जिद वाला ये हो गया। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, जो वहाँ कंट्रोवर्सी थी कि ये राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद का, तो इसको लेके कुछ रिलीजियस ये में फैक्शंस में अलग अलग झगड़े थे। वो एक कांड हुआ 92 में। 98 में पोखरण 2 हुआ। दूसरी बार हमने, पहले वाला हमने पीसफुल कहा था, पीसफुल हम करते हैं और कहते भी हैं। तो दूसरा वाला हमने इस तरह किया कि कुछ देश नाराज भी हो गए। हमने दूसरा जब टेस्ट किया तो अमेरिका वगैरह, मुझे याद है, सब लोग काफ़ी नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में उनकी आपस में होड़ लग गई थी न्यूक्लियर डील करने के लिए। तो दुनिया ऐसे ही चलती है। फिर 99 में कारगिल वार हुआ। कारगिल वार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसने एक धोखा दिया था हमें मतलब बार बार लोग धोखा देते थे। इस चीज़ पर हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो कारगिल का 99 का जो ये था, उसमें पाकिस्तान कुछ पहाड़ियाँ थी कारगिल में, जहाँ ठंडी में लोग रिट्रीट कर जाते थे। बहुत मतलब -40 डिग्री का टेम्परेचर जहाँ रहता है, वहाँ कौन रहता है। तो लेकिन उसमें हम थोड़ा धोखा खाए थे। जो भी हो, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कारगिल वार हुआ 1999 में। हाँ, .com बस्ट हुआ 2000 में। .com बस्ट माने उस समय हर चीज़ .com ही था। कोई भी कंपनी आ रही, जैसे आजकल AI का है ना, तो जब भी कुछ मेजर कोई चेंजेस आते हैं ना, तो उसको लेके हाइप क्रिएट हो जाता है कि अब ये अगला वाला है, ये इससे तो लोग एकदम अमीर हो जाएंगे। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर उसमें एक बबल जो होता है ना, बबल जब बड़ा हो जाता है तो उसको बस्ट करना ही है। तो .com बस्ट भी 99-2000 के करीब हो गया। फिर आया 2004, जिसमें UPA गवर्नमेंट पावर में आई। 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में। 2014 आया, 2014 में फिर जनरल इलेक्शन हुआ। उसमें
मोदी जी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो पावर में आए। और फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन की घटना करें। डीमोनेटाइजेशन माने कुछ करेंसीज डिनोमिनेशंस जो थे 500 और 1000 के, उसको डीमोनेटाइज कर दिया, यानी वो अब सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, ऐसा डिक्लेयर किया गया। ब्लैक मनी को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने कहा कि इसलिए किया गया है। 2019 में क्या हुआ, फिर इलेक्शन हुआ और फिर सेकेंड टाइम बीजेपी पावर में आई, फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 370 आर्टिकल जो कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देता था, स्पेशल सहूलियतें थी, उसको विड्रॉ किया गया और उसका स्टेटस स्टेट से वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया। 2020-21 में फिर वो कोविड आया, जो हम लोग के लाइफ में सबसे बड़ी महामारी थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, उस तरह का जो भी वो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन वगैरह की स्पेशल व्यवस्था कराई और थैंकफुली वो लंबा लिंगर नहीं कर पाया, काफ़ी लोगों की जाने गई। हेल्थ पर चैलेंजेस आए, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर चैलेंजेस दुनिया भर में आए, तो हमारे तो रिसोर्सेज अमेरिका और यूके से और यह बाकी लोगों से तो कम ही थे। जो भी हो, हमने उसको ब्रेवली फेस किया वैक्सीनेशन वगैरह की वजह से, फिर हम उससे निकल के आए। फिर 2023 में चंद्रयान 3 लैंड किया मून पर। ये एक स्पेस में हमारे एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही अहम दिन था। और उसके बाद 24 का इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, जिसमें फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये 1960 से लेके मतलब बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया ना कि घटनाएं हिस्ट्री जैसे पढ़ी जाती है ना टाइमलाइन से पढ़ने से क्या होता है कि कौन सी घटना जो बाद में घटी है वो पिछली घटना से उसका लिंक बनता है और समझ में आता है कि कैसे क्या हुआ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए यही है। देखो, मैंने ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाया है क्योंकि हो सकता है आपको फायदा ना हो इससे, लेकिन कोई एक बच्चा है ना जिसको फायदा जरूर होगा, तो उसको शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी और टॉपिक।